फोन अ फ्रेंड आपने सुना होगा। कल पूरी दुनिया की निगाहें प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन की एक फोन कॉल पे थी। 2 घंटे चली फोन पर बातचीत। उसका क्या नतीजा निकला, खास कोई गर्मजोशी दिखी नहीं। आइए इस विषय पे बात करते हैं। आपके चहेते श्री रविंदर सचदेव जाने माने इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट हैं और ट्रंप वॉचर भी हैं। सर, आपका स्वागत है। कल ये जो बातचीत हुई, इससे बड़ी उम्मीदें थीं। लोग सोच रहे थे कि शायद ट्रंप के पास एक ऐसी कुंजी हाथ लग गई है कि ये पूरी तरीके से रूस यूक्रेन का वॉर खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आखिर हुआ क्या? थैंक यू कर्नल राठौर, प्लेजर आपके साथ और आपके दर्शकों के साथ। और आपकी ये जो पॉडकास्ट और इंटरव्यूज़ हैं बहुत ही मेरे ख्याल से इंटरेस्टिंग ढंग से रहती हैं, तो हमें खुद देखने में भी मज़ा आता है। आपके जो दूसरे टॉपिक्स आप करते हैं जैसे आम, पेड़, नेचुरल लाइफ के, सो थैंक यू एंड कीप इट अप सर। बट बैक टू जियो पॉलिटिक्स। अब मेरे विचार से अगर कोई ये सोच रहा था कि इस फोन कॉल के बाद कोई जादुई छड़ी या कुछ एकदम वॉर का सीज फायर हो जाएगा, गलत था। कोई सोच नहीं रहे थे मेरे विचार से। आई डोंट थिंक, चाहे आम आसान डिस्कशन में हो कि रुक जाएगी जंग, नहीं। ये जंग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, कंडीशंस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। और जैसे आपने कहा फोन अ फ्रेंड, यस, ये एनालॉजी बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ट्रंप पावर में आकर के ये दिखा रहे हैं कि पुतिन उनके फ्रेंड हैं, रशिया उनका फ्रेंड है। और ट्रंप का जो रवैया है वो रशिया के लिए बहुत ही सॉफ्ट और सिंपैथेटिक कहूंगा मैं है, निस्बत की यूक्रेन के। परंतु जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो बहुत क्लियर हैं। आप शुरू से देखिए, अभी भी देखिए, पुतिन कहते हैं कि अगर सीज फायर या कुछ भी बात होनी है तो उसको जो रूट कॉजेज हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के, उनको सॉल्व करना पड़ेगा। अब रूट कॉजेज बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं। पहला तो है कि यूक्रेन नेटो में नहीं जाएगा, दूसरा यूक्रेन की मिलिट्री डिसबैंड कर दी जाएगी, तीसरा है जो टेरिटरी रशिया कहता है कि मेरी है वो रशिया की ही रहेगी, इत्यादि। वो सॉल्व नहीं होने वाले हैं, जल्दी नहीं हो सकती जी। तो अभी पर अच्छी बात कम से कम यह है कि बातचीत शुरू हुई है। इसे ऐसा देखा जाए, बातचीत शुरू हुई है। बट ट्रंप को जो चाहिए था, और इस सरप्राइजिंग बात है कि ट्रंप खुद कह रहे थे कि मैं कर दूंगा, बट ट्रंप खुद नहीं कर पाए। तो एक तरह से ट्रंप के लिए एक लॉस है। ट्रंप की इसमें थोड़ी खिल्ली भी उड़ाई जा रही है वर्ल्ड मीडिया में कि ट्रंप तो कहते थे मैं ये कर दूंगा, बट ये छोटी सी सीज फायर नहीं करा पाए। पर ये सीज फायर छोटी सी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है, कॉम्प्लिकेटेड है, और ट्रंप इसको मेरे विचार से अभी ठीक से खेल नहीं पा रहे, तभी उन्होंने फोन ऑफ फ्रेंड किया। जी हाँ। अगर सर आप व्हाइट हाउस का प्रेस रिलीज देखें, छोटा सा प्रेस रिलीज है, और उसमें कोई 3 बार इस प्रेस रिलीज में आता है नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस विद रशिया। सीज फायर या रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में कम चर्चा होती है, ईरान के बारे में ज़्यादा चर्चा होती है। तो इस बात का जो ये फोन कॉल हुआ था, उसका उद्देश्य क्या था? नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन विद रशिया या स्टॉपिंग द वॉर? बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मेरे ख्याल से ये दोनों देशों का, खासकर रशिया का ज़्यादा ये है कि अमेरिका से रिश्ते नॉर्मलाइज हो। तभी रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में तो बात करता है, पर वो दिखाता है कि बिगर पिक्चर की ग्लोबल इश्यूज के बारे में हम बात करेंगे इत्यादि। और उससे पहले रशिया को है कि उसके देश के ऊपर अमेरिका के साथ जो पाबंदी है, सैंक्शंस वगैरह लगी हैं, वो हटें ताकि एक्सचेंजेस बढ़े। यूक्रेन युद्ध को तो पुतिन एक तरह से साइडलाइन और डाउनग्रेड करते हैं अहमियत दिखाने में कि हाँ वो चल रहा है, वो मैं मैनेज कर लूंगा, वो तभी सॉल्व होगा जब हमारे रूट कॉजेज सॉल्व हो जाएंगे। बट एट द सेम टाइम पुतिन ये चाहते हैं दिखाना दुनिया को, अपने देश के अंदर भी और अमेरिका के साथ, वो चाहते हैं रिश्ते बढ़े। क्योंकि इस वार्ता में देखिए 2 घंटे बात हुई। जो चीज़ व्हाइट हाउस ने लिखी 3 पैराग्राफ में और रशियन मिनिस्ट्री ने 4 पैराग्राफ में, बातें बहुत ज़्यादा और हुई होंगी जो हमें, जिनका बिल्कुल पता नहीं सर, है। सही बात आप कह रहे हैं। 2 घंटे अगर बातचीत हुई है तो वेदर के बारे में तो बात नहीं हुई होगी, बाकी चीज़ों पे बात हुई होगी। लेकिन यहाँ पर आप
ये देखें कि जिस तरीके की उम्मीद पूरी दुनिया को थी आउटकम्स की, वैसे आउटकम्स निकल के नहीं आए। तो क्या आप समझते हैं कि ट्रंप जब से आए हैं शासन में, सत्ता में, तो सारे जहां पर भी ये बातचीत होती है वो डिप्लोमेटिक फेल्योर के तौर पे होती है। आप ओवल ऑफिस का हालात देख लें, यहाँ पर ट्रंप पुतिन की बात होती है, 2-2 राउंड्स की टॉक होती है फॉरेन मिनिस्टर लेवल पे, और उसके बाद ये आउटकम है। नहीं, बड़े वाजिब क्वेश्चंस है, पर मैं एक चीज कहूंगा, ओवल ऑफिस में जो भी हुआ उसका नतीजा तो यही हुआ, ज़ेलेंस्की ट्रंप के सामने टोटल झुक ही नहीं गया, लेट गया। ठीक है ना, सब्जुगेशन वाज देयर। नहीं, व्हाइट हाउस में जो हुआ तू मैं हो गई, पर अल्टीमेटली तो ज़ेलेंस्की जमीन पे आ गया ना। जो अमेरिका कह रहा है वो बिल्कुल कर रहा है, बल्कि जो मांग रहा है उससे ज्यादा करने को तैयार हो गया। अब ज़ेलेंस्की मिनरल डील भी साइन कर रहा है। बट यस, ट्रंप की डिप्लोमेसी में दिखता है कि जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि होमवर्क हो जाएगा पहले सारे मुद्दों पर, दोनों पक्षों की टीम्स का आपस में, फॉरेन मिनिस्टर, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बोलें, सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी और तभी जाकर के वो दोनों नेताओं की मीटिंग होगी। उनको पता होगा ऑलरेडी क्या क्या बातें हो चुकी हैं और टिक ऑफ करके, हैंडशेक करके आउटकम। ट्रंप का जो तरीका है वो अलग है। ट्रंप खुद नेगोशिएशन में भाग लेना और उतर जाता है। जी हाँ। अब जैसे पुतिन से भी बात हुई कल, ट्रंप कह तो रहे थे कि 30 दिन की मैं सीज फायर करा लूंगा। ये बात तो उनकी जो टीम है, मार्क रूबियो, एनएसए वगैरह, और इधर रशियन सर्गेई लावरोव, एनएसए वगैरह, इनसे मिलके हो जानी चाहिए थी। एक पेज पे आ जाना चाहिए था इन दोनों को कि भाई हम इतना, ठीक है, जो भी। बट वो मामला फाइनलाइज नहीं हुआ होमवर्क में। तो ट्रंप का तरीका काम करने का ये कि वो खुद उतरता है नेगोशिएशन में फाइनलाइज कराने के लिए। अब यस, कल की जो नेगोशिएशन हुई, इस नेगोशिएशन में ट्रंप का पुतिन ने कुछ कंसेशन दिया, थोड़ा सा। भाई उसे भी है पुतिन को कि मैं ट्रंप को कुछ कंसेशन दूं ताकि उसकी ईगो सही रहे और ताकि जो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस नॉर्मलाइज होने की तरफ आ रहे हैं, एम्बेसी दोनों देशों में खुलने की बात हो रही है, हॉकी टीम का एक्सचेंज की बात हुई है कल की वार्ता में इनकी। तो पुतिन वो सब चीजों को आगे बढ़ावा देना चाहता है। तो परंतु वो अपना बैकफुट पे नहीं आना चाहता, तो इसके लिए वो थोड़ा बहुत कंसेशन देता है जो उसने दिया। यहाँ पर एक चीज आती है सर कि आप देखें, जो सेकंड राउंड की बातचीत हुई थी रियाद में, फिर मॉस्को गए थे, तो रशियन साइड के कहने पर केलॉग को हटा दिया था। उस वक्त जो इनके एक इंटरलोक्यूटर थे उनको हटा दिया गया था। और यहाँ पर एक चीज़ ये आती है कि पूरी बातचीत का कहीं ऐसा तो नहीं है, मुद्दा बहुत बड़ा है, क्योंकि यूक्रेन वॉर तो एक साइड लाइन में चला गया है। बात अब हो रही है ईरान के न्यूक्लियर, उसकी बात हो रही है कि सऊदी अरेबिया का क्या रोल होगा। सऊदी अरेबिया में दो टॉक्स हो चुकी हैं, सऊदी अरेबिया का भी रोल उभर के आ रहा है। और बात हो रही है रशिया के साथ नॉर्मलाइजेशन की। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ट्रंप का लार्जर पिक्चर ये है कि रशिया को साथ लेके चाइना को आइसोलेट करने का? देखिए, ट्रंप का लार्जर पिक्चर में डेफिनेटली एक इसका इम्पैक्ट तो ये होगा, रशिया के अगर अमेरिका पास गया या उल्टा रशिया अमेरिका से रिश्ते नॉर्मल आ गए तो रशिया और चाइना के बीच में थोड़े गैप्स बढ़ेंगे, थोड़े बढ़ेंगे। बट पुतिन भी मैं कहा सीख चुके हैं, वो ये तो नहीं होगा कि वो चाइना से टोटल अपना टैप बंद कर देगा, नहीं। बट हाँ, थोड़ा बहुत सॉफ्टनेस या स्टेट्समैन लाइक आ जाएंगे पुतिन। अब जहां तक बात रही यूक्रेन मुद्दे पे, पर जो उभर के ज्यादा आ गया मामला वो आ गया यूरोप का। और यस, एक तरह से सऊदी अरब की जैसे हम बात करें तो मेरे ख्याल से इस पिछले 3 महीने में अगर देखा जाए, किसी देश को अगर सबसे ज्यादा फायदा हुआ है जियोपॉलिटिकली इस सारे मामले में, रशिया, यूक्रेन, अमेरिका, यूरोप, सबसे ज्यादा फायदा सऊदी अरेबिया को हुआ है। प्रोमिनेंस मिली है उन्हें प्रोमिनेंस मिली है और उनकी क्लोजनेस बढ़ी है अमेरिका से। सऊदी अरेबिया अमेरिका से काफी चीजें चाहता है, सिक्योरिटी गारंटी भी चाहता है, न्यूक्लियर वेपन अम्ब्रेला भी चाहता है अलग, एंड एट द सेम टाइम न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स भी चाहता है अमेरिका से। तो और अपना इस रीजन में दबदबा बनाने के लिए उसको अमेरिकन पार्टनरशिप ठीक लगती है। हालांकि सऊदी अरेबिया रशिया से भी करेगा पार्टनर और चाइना से भी कर रहा है। सऊदी का जो रोल इंपॉर्टेंट बना मेरे विचार से, इसमें 3 फैक्टर्स हैं। देखिए, इंडिया भी तो कंट्रीब्यूट कर रहा था। हमारे मोदी जी मॉस्को में मिले, पुतिन से पहली बार कहा कि मैं, इंडियन फॉरेन पॉलिसी ने पहली बार कहा
कि हम इस युद्ध को रुकवाने में डायरेक्ट मदद करेंगे, ये कहा। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर कीव गए, ज़ेलेंस्की से मिले, क्या जरूरत थी? इसलिए तो गए कि टटोलें कि ज़ेलेंस्की के मन में क्या है, इधर क्या है। अमेरिका गए, क्वाड मीटिंग में बाइडेन से मिले, बट वापसी में यूनाइटेड नेशंस में न्यूयॉर्क में ज़ेलेंस्की से फिर मिले। क्या जरूरत थी ज़ेलेंस्की से मिलने की? इंडिया आए, ब्रिक्स कजान में पुतिन से मिले। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी और इंडिया ने काफी होमवर्क करा है कि भाई कौन सी पार्टी किस हद तक एडजस्ट करना चाहती है। जो हम होमवर्क की बात कर रहे हैं, तो इंडिया वो होमवर्क कर रहा था, बट ट्रंप सरकार ने मेरे ख्याल से देखा कि उसे सऊदी के साथ जाने में फायदा है, और रीजंस उसके 3 हैं: सऊदी का पैसा, सऊदी का तेल और सऊदी की लोकेशन। पहली बात, सऊदी का पैसा। सऊदी ने अनाउंस किया ट्रंप के आते साथ ही, मैं करीब $600 बिलियन अमेरिका में इन्वेस्ट करूंगा। ट्रंप का जो सन इन लॉ जैरेड कुशनर है, उसकी जो कंपनी है, उसमें सऊदीज ने करीब $2.5 बिलियन इन्वेस्ट कर रखा है। तो पैसा। दूसरा, तो पैसा और भी आएगा सऊदी से अमेरिका में। दूसरा, तेल की कीमत। ट्रंप चाहता है, पूरा प्रयास है कि तेल की कीमत दुनिया भर में और अपने देश में कम हो। उसका विचार ये है कि जो इन्फ्लेशन, महंगाई होती है, महंगाई का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है तेल की कीमत, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन, ट्रकों का ये वो। तो अमेरिका की जो सारी टैरिफ, ट्रेड पॉलिसी है, वो सब कुछ कर रहा है, अंडे महंगे हो गए, जो भी कुछ है, उसका क्लियर आइडिया है कि मैं तेल की कीमतें कम कर दूं तो देश में महंगाई कम हो जाएगी। उसके लिए सऊदी उसका पार्टनर अच्छा है, वो सऊदी से क्लोज आएगा, बोलेगा ये करो। और तीसरा जो एलिमेंट है, लोकेशन यानी कि मिडिल ईस्ट, यानी कि गाजा, यानी कि इजराइल। गाजा का अगर कुछ सोल्यूशन होना है, उसमें सऊदी अहम रोल प्ले करेंगे। तो इन 3 फैक्टर्स के चलते आई थिंक ट्रंप और अमेरिकन सरकार ने सऊदीज को महत्वता ज्यादा दे दी इन डिस्कशंस की निस्बत की हिंदुस्तान को। हमारे पास था पावर ऑफ आइडियाज और होमवर्क जो मोदी जी ने करा था, राइट। अमेरिका इसका फायदा उठा सकता था, नेगोशिएशंस यहां हो सकती थी, राइट। बट अमेरिका ने आई थिंक डिसाइड किया कि सऊदी की मसल पावर, मनी पावर, लोकेशनल एडवांटेज, तेल, उसमें उसे ज्यादा फायदा दिखा सऊदी को इन्वॉल्व करने में। ये तो हो गए मैक्रो इश्यूज सर जी, वर्ल्ड पीस के हो गए, मिडिल ईस्ट के हो गए, लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर पे जो कल बातचीत हुई, उससे क्या आउटकम होगा, और रशिया यूक्रेन वॉर अभी किस मकाम पे आप देखते हैं कल की बातचीत के बाद? क्या ये ज्यों का त्यों है या इसमें कोई सॉफ्टनेस आएगी? थोड़ा सा बदलाव है, हल्का सा। और एक बहुत अहम चीज भी है नोटिस करने को, दोनों पक्षों ने जो अपनी प्रेस स्टेटमेंट दी व्हाइट हाउस में और क्रेमलिन में, उसमें एक बहुत बड़ा गैप है ऑन द ग्राउंड सिचुएशन के लिए। जी हाँ। रशिया ने कहा है कि हम आई थिंक 30 दिन के लिए जो भी कुछ यूक्रेन के जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जी हाँ, उस पे अटैक्स नहीं करेंगे। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर यूक्रेन का। हाँ। अमेरिकन लैंग्वेज जो है, अमेरिकन व्हाइट हाउस का, उन्होंने लिखा है कि रशिया यूक्रेन की एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक नहीं करेगा। बड़ा एक शब्द डालने से पूरा मीनिंग कॉन्टेक्स्ट बदल गया ना। हाँ। भाई एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, पावर प्लांट, न्यूक्लियर प्लांट, जितने भी हाइड्रो थर्मल व्हाटएवर, राइट। जी हाँ। बट जब आप कहते हैं एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में तो सड़कें भी हैं, ब्रिजेस भी हैं, हर चीज इंफ्रास्ट्रक्चर है। जी हाँ। तो अमेरिकन रीड आउट में वो जा रहा है और रशिया कह रहा है कि मैं केवल एनर्जी पे नहीं करूंगा। ये तो ऑन द ग्राउंड डिफरेंस दिख रहा है। पर जो भी हो, इसका मतलब ये है कि ऑन द ग्राउंड, बट उसमें एक चीज और है, यूक्रेन भी रशिया पे वापस से अटैक नहीं करेगा। जी हाँ। क्योंकि यूक्रेन भी तो रशिया के तेल डिपोज और रिफाइनरीज को उड़ा रहा है अपने ड्रोन से। जी हाँ। तो अब देखना ये होगा एक कॉन्क्रीट, मेरे ख्याल से, कि क्या रशिया यूक्रेन के पावर प्लांट्स, ऑयल प्लांट्स पे अटैक नहीं करेगा और यूक्रेन वापसी में भी रशियन एनर्जी टारगेट्स पे अटैक नहीं करेगा। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, यूक्रेन ने रशियन ऑयल फैसिलिटीज पे अटैक शुरू कर दिया है, और इस सारी बातों के बीच में अगर कोई बहुत अनइजी फील कर रहा है, मुश्किल हालात में है, वो है प्रेसिडेंट जेलेंस्की। इट्स नॉट इजी टू बी प्रेसिडेंट जेलेंस्की, और वो पिछले कई हफ्तों से सुर्खियों में है, बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। व्हाइट हाउस में, ओवल ऑफिस के अंदर
जो उनके साथ हुआ उसके बाद उन्होंने सारी शर्तें मान ली अमेरिका की, मिनरल डील पे राजी हो गए, सीज फायर पे राजी हो गए, वगैरह वगैरह। लेकिन जो उनको उम्मीद थी कि पुतिन और ट्रंप की बातचीत में 30 दिन का सीज फायर पुतिन मान जाएंगे, वैसी कोई बात हुई नहीं। तो अभी जेलेंस्की की क्या हालत है इस वक्त? किससे सपोर्ट मांगे, पुतिन से मांगे या यूरोप के पास जाएं? जेलेंस्की होना इस समय विदाउट डाउट बहुत मुश्किल है। मेरे ख्याल से तो कोई अपोजिशन लीडर भी यूक्रेन का अभी जेलेंस्की के शूज में पैर नहीं डालना चाहेगा। नहीं, उस पर मैं डिसएग्री करूंगा सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। हो सकता है, क्यों नहीं, ये हाँ डालना नहीं चाहेगा, पर अगर जरूरत पड़ी तो जेलेंस्की की अपने पार्टी के कोई दूसरा लीडर आ सकता है, या ऑपोजिशन तो आ सकते हैं कोई, राइट। अपनी भाई देश प्रेम के लिए उन्हें करना है जो ये है। अब जेलेंस्की इस जंग में चला गया लाइक फुलिश ब्रेव, राइट। बट जो भी है, एंड ऑफ द डे बॉटम लाइन तो अब यूक्रेन की हालत आज की तारीख में ऐसे है कि यूक्रेन बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में फंस गया है। तो जब वहाँ के जो पेट्रियट्स हैं, जो अपने देश के लिए वो जो भी हो सके करने का प्रयास करेंगे, कितना कर पाए बात अलग है, राइट। तो जेलेंस्की इज इन टफ सिचुएशन, कहाँ जाए, किससे क्या मांगे। इस समय तो उसे एक यूरोप ही दिखता है जो उसके साथ थोड़ा खड़ा है, कह रहा है, परंतु यूरोप का सपोर्ट उतना इनफ नहीं हो सकता जितना उसे चाहिए विदाउट अमेरिकन सपोर्ट। वो तो गोज विदाउट से। हाँ, एंड ऑल्सो आई विल से कि आई थिंक जेलेंस्की ने जो सीज फायर के लिए एग्री करा, उसने अमेरिकन प्रेशर में करा, बट आई थिंक वो भी श्योर था कि ये सीज फायर होगी नहीं, क्योंकि वो पुतिन को जानते हैं। वो कह भी रहे थे पहले इस सीज फायर से, ट्रम्प कॉल से पहले वो कह रहे हैं कि जो पुतिन, जो हम सीज फायर कह रहे हैं, ही विल नॉट एग्री, हमारी ये टर्म्स हैं उसमें वो एग्री नहीं करेगा, और वही हो रहा है। और उसकी जो टर्म्स है उसमें जेलेंस्की एग्री करे, बाद में पहले अमेरिका नहीं करेगा। तो आई थिंक जेलेंस्की शुड हैव नोन कि ये सीज फायर नहीं होगी, बट क्योंकि अमेरिकन कह रहे हैं, अमेरिकन चाह रहे हैं, और जेलेंस्की पे कोई चारा नहीं है, तो ही वेंट अलोंग विद देम। दो सिनेरियो आते हैं सर, पुतिन ट्रंप के जो रिलेशंस हैं, केमिस्ट्री है या उम्मीदें हैं, अगर मान लीजिए पूरी बात भरभरा के गिर पड़ती है, तो ट्रंप ने अपने रिलेशंस यूरोप से, नेटो से इतने खराब कर लिए हैं, क्या ट्रंप वापस जाएंगे यूरोप में, नेटो में, और फिर से यूक्रेन रूस वार को किक स्टार्ट करेंगे, जेलेंस्की को मदद देंगे, या क्या करेंगे? ट्रंप ने तो इतने रिलेशंस खराब कर लिए हैं। टू थिंग्स, पुतिन जो ट्राई करेगा, जी हाँ, वो उस हद तक खेल खेलेगा, पुशबैक करेगा, एग्री नहीं करेगा, जहां तक कि ट्रंप इरिटेट ना हो जाए। ओके। पुतिन का चैलेंज ये है इस वॉर को कायम रखना, क्योंकि अभी मोमेंटम में है, और जितनी ज़्यादा इनसे कंसेशंस अमेरिका और यूक्रेन से लिए जा सके एग्री कर लो, बट उस पॉइंट तक कि जहां पर ट्रंप इरिटेट या अनॉय ना हो जाए, उखड़ ना जाए, राइट। क्योंकि अगर ट्रंप उखड़ गया कि ये हो रहा है, वो रहा है, जैसे आप कह रहे हैं, राइट, 180 डिग्री टर्न, पुतिन नहीं मान रहा तो मैं, उस केस में ट्रंप ये कहेगा, ट्रंप ने पहले भी कहा था, उसका जो फॉर्मूला था इस शांति करने का, ये था कि मैं जेलेंस्की को बोलूंगा तू वॉर रोक, नहीं तो मैं पुतिन से डील करता हूं, और इधर रशिया को बोलेगा तुम वॉर रोको, नहीं तो मैं जेलेंस्की को इतने वेपन्स दे दूंगा, न्यूक्लियर वेपन भी दे दूंगा कि वो तुम्हारा भट्टा बिठा देगा, राइट। ये उसका ओरिजिनल आइडिया था कि मैं दोनों को थ्रेटन करूंगा, बैठो बात करो, राइट। तो अब अगर वो उखड़ जाएगा पुतिन से, तो ऑब्वियसली एक तो वापस उस पर जाएगा कि मैं यूक्रेन को आर्म्स देता हूं, इंटेलिजेंस शेयरिंग देता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, सारा। बट आई थिंक ही विल नॉट गो टू दैट एक्सटेंट। बट सेकेंडली जो बात रही यूरोप की, ट्रंप को, अमेरिका को नेटो की जरूरत नहीं है, यूरोप को जरूरत है। तो इसलिए अगर अभी ट्रंप का रवैया टुवर्ड्स नेटो मानो बड़ा उखड़ा सा है, बट अगर कल को ट्रंप कहते हैं चलो अब ये करना है, यूरोपियंस ऑलरेडी कह रहे हैं हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, ये वो, पर आप हमारी बात तो सुनो, तो वो उनकी बात सुनेगा, तो नेटो विल बी बैक इन द, यू नो, इन द अम्ब्रेला वेरी मच ऑफ अमेरिका जाएगा। बट ये एक लॉन्ग टर्म की दरार बन गई है बिटवीन अमेरिका एंड यूरोप, इसमें कोई डाउट वो भी नहीं है। एक लॉन्ग टर्म की दरार बन रही है और ये बढ़ेगी बिटवीन अमेरिका एंड यूरोप, अमेरिका का रवैया टुवर्ड्स यूरोप को देखते हुए।
यहाँ पर एक चीज आती है सर, सबसे ज्यादा अगर कोई चीज एक्सपोज हुई है वो है यूरोपियन सिक्योरिटी मैट्रिक्स। यूरोप वाकई नॉन डिफेंसिबल सिचुएशन में है, जो कि यूरोपियन नेशंस ने भी माना है। कुछ हद तक अगर आप कहें तो जर्मनी है, पोलैंड के पास आर्मी है, और आपके फ्रांस के पास न्यूक्लियर वेपन है। ब्रिटेन अपने आप को दूर रखता है। टर्की के पास आर्मी है सर, नेटो में याद रखिए टर्की है ना, थी सबसे बड़ी आर्मी टर्की की है। टर्की अपने आप को दूर रखता है। क्या? तो एक सिचुएशन यहाँ बनती है जो कि यूरोप की सिक्योरिटी मैट्रिक्स में बहुत सारी दरारें हैं। तो यहाँ से क्या यूरोप अपनी सिक्योरिटी की खुद मुख्तारी लेगा या इसी तरीके से अमेरिका का डिपेंडेंट बना रहेगा? यूरोप अब प्रयास कर रहा है अपनी डिफेंस सिक्योरिटी को बढ़ाने का, पूरा प्रयास करेगा जितना कर पाएगा, बट वो अमेरिका पे डिपेंडेंट रहेगा। अमेरिका से वो अलग नहीं हो सकता अपनी सिक्योरिटी के लिए। यूरोप ने अभी अलग अलग देशों ने अपने डिफेंस बजट बढ़ाए भी हैं, उसमें भी आते हैं। यूरोप ने अभी अनाउंस किया है कि उसका जो टोटल डिफेंस बजट है 800 बिलियन डॉलर का वो करेंगे। ईयू ने अनाउंस करा है अभी 800 बिलियन यूरोस का। अब ये नंबर 800 बिलियन क्यों है, ये इंटरेस्टिंग है सोचना। अमेरिकन डिफेंस बजट करीब 900 बिलियन डॉलर है, तो ये जो इन्होंने 800 बिलियन यूरो या पाउंड का, ये भी बराबर पड़ता है। बराबर हो गया। तो इन्होंने ये दिखाया अमेरिका को कि चलिए अब हम आपके बराबर खर्चा करेंगे, एक कदम वो दिखा रहे हैं, राइट। अब उसको असलियत होने में वक्त लगेगा ऑफ कोर्स, फिर उसमें चैलेंजेस हैं, इनके पास क्या इतना पैसा इतना खर्च कर पाएंगे, और अगर पैसा खर्च करेंगे तो इनकी सरकारों को अपने और बजट काटने पड़ेंगे। तो वो सारा पेनफुल रास्ता अहेड है यूरोप के लिए। बट यूरोप को अपनी डिफेंस पे पैसा खर्च करना पड़ेगा, पर जितना भी कर लेगा वो सफिशिएंट नहीं होगा अपनी प्रोटेक्शन के लिए। एंड सेकेंडली, जहाँ तक बात रही यूक्रेन को मदद देने की, देखिए पिछले 3 साल में यूरोप ने और अमेरिका ने भी इतने इनको वेपन्स दिए हैं, एमुनेशंस, 155 शेल्स, जैवलिन, स्टिंगर्स एंड ऑल, कि इन देशों की अपनी इन्वेंटरी भी बहुत कम हो गई, बहुत कम है, जो अपने देश के लिए चाहिए, राइट। जी। तो अव्वल तो इन्हें अपने देश की प्रोटेक्शन की वो इन्वेंटरी को पूरा वापस भरना है और फिर उसको बढ़ाना है। और इसमें एक और कॉम्प्लिकेशन है कि यूरोप में अपना डिफेंस प्रोडक्शन बेस नहीं है बड़ा, इंडस्ट्रियल बेस यूरोप में है, कुछ डिफेंस कंपनीज बड़ी बड़ी, BAE सिस्टम्स इत्यादि, आपकी राफेल इत्यादि, और स्वीडन की भी हैं, बट इतना बड़ा बेस नहीं है जितना अमेरिका का है। यहाँ पर एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा आपसे, वो ये है कि सब कुछ ठीक हो जाता है, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म हो जाता है, क्या यूरोप कभी रूस पे भरोसा कर सकता है कि रूस फिर से एक बार वेस्टवर्ड आक्रमण नहीं करेगा? खास करके फिनलैंड है, बाल्टिक स्टेट्स हैं, पोलैंड है, जॉर्जिया है, जॉर्जिया भी बहुत आशंकित रहता है, बिल्कुल, और वगैरह वगैरह, या हो सकता है फिर से एक बार यूक्रेन के ऊपर हावी हो जाए। बिल्कुल। तो क्या ये माना जाए कि रूस अब इसके बाद नहीं करेगा, या किन शर्तों पर रूस अपने इस बात को रोक देगा? ये कहना एक्चुअली मुश्किल है और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है आपका, एब्सोल्युटली। इनफैक्ट मैंने कुछ सीरीज ऑफ आर्टिकल्स लिखे थे 2 साल पहले जब ये वॉर शुरू हो रही थी, इसी पॉइंट को लेकर के, और उस समय मेरा अंदाजा ये था कि अभी समर ऑफ 2025 में ये युद्ध रुकेगा, पॉज होगा, फिर चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट होंगे, और ये क्योंकि पॉज रहेगा 6-7 साल बाद रशिया फिर यूक्रेन में भयंकर रूप से घुसेगा। ये मेरा तब का एस्टिमेट था, मेरी आधी लेखी बुक पढ़ी है वो। बट एनीवे, यूरोप के देशों को खतरा रहेगा, और खास करके ज्यादा खतरा रहेगा और ज्यादा चिंता रहेगी जो ईस्टर्न यूरोप और पिछली वॉर्सो पैक्ट कंट्रीज हैं। पर सबसे पहला खतरा होगा जो पहले सोवियत यूनियन के भाग थे, द बाल्टिक कंट्रीज, CIS, जो बाल्टिक स्टेट्स, लिथुआनिया, इस्तोनिया, लातविया, इनको दिखता है। फिर इधर पोलैंड को दिखता है, फिर हंगरी तो खैर रशिया के साथ में है। बट ये जो नए मेंबर्स आए नेटो के, ये लोग ज्यादा, नेटो के अंदर एक और दरार पड़ रही है थोड़ी थोड़ी, जो नए मेंबर्स हैं उनको रशिया से ज्यादा खतरा दिखता है। हालांकि अब फ्रांस जर्मनी भी उस लाइन पे आ गए हैं वर्सेस इनके, और ये लोग ज्यादा फाइट करना चाहते हैं, ये लोग ज्यादा हार्ड लाइनर्स हैं, आप देखेंगे ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, राइट। तो अगर यूक्रेन युद्ध रुकता है, सॉल्व तो नहीं होगा, पॉज हो जाता है, आर्मिस्टिस हो जाता है किसी तरीके का,
तो आई थिंक यूरोपियन देशों में खतरा रहेगा, उन्हें लगेगा कि रशिया ये बाजी जीत गया है और रशिया ने जो करना चाहा था टेरिटरी वाइज रशिया सक्सीड कर गया है। हालांकि रशिया को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है मेरे विचार से। रशिया की पूरी मिलिट्री माइट की धज्जियां उड़ गई हैं, इनके वेपन सिस्टम काम नहीं करते, ये वो इनकी इतनी डिग्रेडेशन हुई है दुनिया में, इनकी डिफेंस मार्केट जीरो होने जा रही है। कौन खरीदेगा इनके वेपन जो काम नहीं करते अदर देन S-400 इत्यादि, राइट। रशिया को बहुत नुकसान हुआ है, उसकी जो छवि थी, सुपर पावर की इज्जत थी, वो गुब्बारा एकदम कम हो गया। बट यस, मिलिट्री वाइज आप कहें, पावर वाइज कहें तो रशिया की वो दिखेगी पावर, यस। तो यूरोप इससे घबराएगा और रशिया अटैक पर नहीं करेगा क्योंकि वो नेटो के मेंबर्स हैं और रशिया शायद नहीं चाहेगा कि किसी एक पे अटैक करे और पूरा का पूरा नेटो उस पर वापस अटैक करे, बट रशिया उनको प्रेशर करता रहेगा। व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो ट्रंप से ज़्यादा सीजन्ड और एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियंस भी हैं, स्टेट्समैन भी हैं। इस बार का जो ट्रंप पुतिन कॉल हुआ है, बाजी पुतिन के हाथ गई है। तो क्या आप कहते हैं कि पुतिन इज बेटर ग्रैंड मास्टर देन ट्रंप? इस राउंड की बाजी यस पुतिन पे गई है, बट मैं ये नहीं कहूंगा कि पुतिन हमेशा ग्रैंड मास्टर है। अगर पुतिन इतने बड़े ग्रैंड मास्टर होते तो फिनलैंड का देश पूरा का पूरा उठ के नेटो में चला जाता, स्वीडन पूरा का पूरा नेटो में नहीं चला जाता। ये यहाँ यूक्रेन के लिए लड़ रहे हैं, स्वीडन और फिनलैंड यूक्रेन से 10 गुना ज्यादा पावरफुल, 10 गुना बेटर मिलिट्री वगैरह है, वो नेटो में चले गए। तो पुतिन कहाँ के ग्रैंड मास्टर बचे? ब्लैक सी में रशिया की ब्लैक सी फ्लीट ध्वस्त हो गई है, इनकी फ्लैगशिप मस्कवा उड़ा दी गई है। कल ट्रंप के कॉल में ये भी था कि ब्लैक सी में सीज फायर होना चाहिए, हाँ, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का था, राइट। तो पुतिन यस स्टेट्समैन हैं, बहुत ही स्ट्रेटेजिक हैं, बहुत ही सीजन्ड हैं, पर और या उनमें क्षमता है शायद नुकसान झेलने की। ओके, नुकसान झेलने की वो क्षमता रखते हैं या प्रोजेक्ट करते हैं, क्षमता है। ओके, वही मैं कह रहा हूँ, मस्कवा पूरा उनका उड़ गया, लॉस लिया ना, अपने देश के अंदर कू हो गया प्रिगोजिन ने। इमेजिन कीजिए, रशिया जो कम्युनिस्ट स्टेट है उसके अंदर एक रेबेल आर्मी आ रही है मॉस्को की तरफ। तो रशिया की इमेज और बड़ी चीजों में बड़ा धक्का लगा है और पुतिन, बट ये कि पुतिन सरवाइव करते जाते हैं, राइट। तो यस, ये राउंड डेफिनेटली आई थिंक पुतिन को गया है, बट ये नहीं है कि पुतिन हमेशा ग्रैंड मास्टर है। और सेम गोज विद ट्रंप कई चीज, ओके, ट्रंप ने जेलेंस्की से राउंड जीत लिया, वो राउंड पूरा ट्रंप को गया, जेलेंस्की टोटल कैपिटुलेट कर गए हैं, वो राउंड ट्रंप को गया तो ग्रैंड मास्टर है। बट यहाँ पुतिन से पिछड़ गया तो ग्रैंड मास्टर नहीं है। तो आई थिंक वर्ल्ड लीडर्स का ये हाल रहेगा। चलिए, अभी ये पटाक्षेप नहीं हुआ है, कर्टन्स नहीं हुए हैं। रूस यूक्रेन वॉर और अमेरिका और रशिया के बीच में बातचीत ये जारी रहेगी। और आज जिस मरहले पे हम खड़े हैं वहाँ एक अनईजी पीस है और लड़ाई जारी है। उम्मीद की जाती है कि प्रेसिडेंट पुतिन जिन मोर्चों पर लड़ रही है रूसी सेना, वहाँ वो स्टेबलाइज करना चाहेंगे, जैसे कुर्स्क है, कुपियांस्क है, पोवरस्क है, या चासिवियार है, या खेरसन या जेपोरिजिया की जगह हैं। उसके बाद शायद वो सीज फायर के बारे में सोचें। और आपका बहुत धन्यवाद सर, आपने इस बड़े जटिल मसले पर अपने विचार दिए। थैंक यू सो मच। ऑलवेज अ प्लेजर आपके साथ। थैंक यू।